नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही मोदी के मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हुआ और इस शपथ ग्रहण में कई नए चेहरे भी शामिल हैं, तो कुछ पुराने चेहरों को आउट किया गया है। इस शपथ ग्रहण में आगामी चुनाव को देखते हुए पूरा ध्यान रखा गया है। तो शपथ लेने के 24 घंटे भी नहीं बीते उससे पहले पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। किसानों के लिए पीएम मोदी ने सम्मान निधि की फाइल पर साइन किया और कहा कि किसानों के लिए काम करना है। यानी कि साफ है कि पीएम मोदी अपने 100 दिन के एजेंडे पर आज से जुट गए हैं। शपथ के बाद पीएमओ में पीएम का पहला दिन और आगे चौंका देगा। प्रचंड जीत के बाद अब मोदी आगामी चुनाव पर भी खास फोकस कर रहे हैं। इस मंत्रिमंडल में युवा तजुर्बा और जाति, क्षेत्र, एजुकेशन, जिम्मेदारी सभी का ध्यान रखा गया है और कई बड़े नाम जैसे शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और को जो है केंद्र में काम करने का मौका दिया गया है। तो आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें 71 मंत्रियों ने शपथ ली है और ऐसे में तमाम तरीके के वर्गों का भी ध्यान रखा गया है। और शिवराज सिंह चौहान जो कि रिकॉर्ड मतों से जो है जीते थे, उन्हें भी जो है मंत्री बनाया गया है। मनोहर लाल को जो है मंत्री बनाया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण की और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाला और ऐसे में एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है। किसान सम्मान निधि जारी करने के आदेश दिए गए हैं। आज उन्होंने किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए और इसे पास किया। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। बीजेपी से प्रवक्ता अमित तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता प्रखर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलम बयान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। अमित तिवारी जी, सीधा आपके पास आते हुए पहले तो आपको बहुत बधाई। कल शपथ ली और आज कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया है और ऐसे में जो है किसान सम्मान निधि जारी करने के आदेश दे दिए। जी निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली है और देखिए, उन्होंने जब शपथ लिया तो उससे पहले उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया था कि जो तीसरा टर्म होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होने वाला है, क्योंकि इस टर्म में हम गुड गवर्नेंस को आगे किस तरीके से और सुदृढ़ किया जा सके उस पर काम करने वाले हैं। विकास के अपने लक्ष्य पे काम करने वाले हैं। क्वालिटी ऑफ लिविंग, नागरिकों के जीवन में कैसे सुधार और बेहतर सुधार लाया जा सके उस पर काम करने वाले हैं। और जनता की भागीदारी, सरकार में एक जन भागीदारी के हिसाब से किस तरीके से काम किया जाए उस पर काम करने वाले हैं। और इसी के तहत आने वाले 125 दिन का खाका भी खिंच चुका है। आपने देखा आज ही जैसे फाइल पे हस्ताक्षर हुआ, वो तो खैर रेगुलर उनका पे आउट किसान निधि का होता है तो उसके उसके लिए उन्होंने किया। लेकिन इसके साथ साथ अभी प्रधानमंत्री को G7 के समिट के लिए जाना है। उसके बाद डिफेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम होने वाला है। आपको याद होगा कि किस तरीके से हम डिफेंस में एक्सपोर्ट हमने शुरू किया था और उस एक्सपोर्ट के पूरे को लेकर एक एक्सपोर्ट प्रमोशनल बॉडी बनने जा रही है। एजुकेशन के सेक्शन में काम होने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने जा रहे हैं। स्किल के क्षेत्र में किसके पास कौन सा स्किल है उसका एक आकलन करते हुए एक युवाओं को किस तरीके से रोजगार के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से जो पिछले कार्यकाल से भी आ रहा है और उसको और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उस पर काम होने वाला है। गवर्नेंस फोकस रहने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे कि 30 सितंबर तक वहां पर विधानसभा के इलेक्शन हो जाए, उस पर काम होने वाला है। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ 125 दिन का खाका ऑलरेडी खिंच चुका है। तो हम अपने काम करने पे फोकस्ड हैं और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी निशा जी। ठीक है प्रखर सिंह जी, देखिए जो प्रधानमंत्री ने एक एजेंडा रखा था उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है, किसान सम्मान निधि। अमित जी, ये सवाल मेरा आपसे नहीं है और मैं आपकी आवाज ठीक करवाती हूँ पीसीआर से कह के। प्रखर सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्रखर सिंह जी, देखिए 100 दिन का जो एजेंडा प्रधानमंत्री ने रखा था उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने आज से कर दी है। अपना जैसे ही शपथ ग्रहण किया उसके बाद अपने कामकाज को उन्होंने संभाल लिया है। किसान सम्मान निधि जारी करने के आदेश उन्होंने दे दिए। किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस डर्रे पर पहले चल रही थी, आज भी उसी डर्रे पर चल रही है। आप देखिए नीट परीक्षा में क्या हुआ।
एक लाइन पर बैठे इतने सारे नंबर लोग जो टॉप कर जाते हैं और सेम नंबर है, और उस पर अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के साथ कि युवाओं के हमेशा भविष्य के साथ खेलते हैं। अग्निवीर जैसी परीक्षा ला करके भी इन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खेला था। ना रोजगार की बात करते हैं। चलिए, इन्होंने किसान निधि की घोषणा कर दी। कितने किसानों का नाम उससे हटा दिया गया था पिछली बार? ये पार्लियामेंट का डेटा है। हर बार किसानों का नाम हटा देते हैं, उसके बाद निधि ले आते हैं। अभी एक बहुत गंभीर विषय उठाया गया है। इनके आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालविया जी, उन पर संघ के ही एक व्यक्ति है शांतनु, जो इनके कोलकाता की यूनिट के पदाधिकारी भी हैं। उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है उनके ऊपर। इतना बड़ा आरोप। हर बार आप आईटी सेल के इनके लोगों को देखिए तो यौन शोषण का आरोप लगता है। ऐसे ही वाराणसी में इनके आईटी सेल के बच्चे थे जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इन मुख्य मुद्दों से भागती है, इन पर तो कोई बात ही नहीं करती है। अरे आपको सरकार में किस लिए जनता ने बैठा लाया? इसीलिए बैठा लाया कि आप महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ काम कर सके। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि क्या इनकी महिला आयोग की अध्यक्ष जाएंगी वहां पर बंगाल में स्वतः संज्ञान लेते हुए? मुख्य मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं ये लोग। क्या युवाओं को लेकर क्या है, किसानों को लेकर क्या इनका आगे है? आय दुगनी की बात करते हैं, क्या एमएसपी देंगे? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, और बहुत बोलते थे 2014 में। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार एक अकेला सब पर भारी, 400 पार। क्या हो गया इन जुमलों का? आगे एनडीए की सरकार, अब नहीं है बीजेपी की सरकार। और मैं आपको निशा जी बताता हूं, इनके आज भी एक नेता हैं बिहार के, बड़े पदाधिकारी हैं, जो साफा बांध के बैठे हुए हैं। साफा उनका उतरा नहीं है। उनका यही इसी बात पर उन्होंने कसम खा के साफा पहना था कि जब तक नीतीश जी को वो कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक वो साफा बना रहेगा। तो ऐसे सरकार चलेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं, क्योंकि ये किसान विरोधी है, जवान विरोधी है, और ये महिलाओं का शोषण में इनके ज्यादातर नेता पाए गए। तो ये इनके मुंह से ये सब बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इतना ही था तो ब्रिजभूषण सिंह के लड़के को टिकट क्यों दे दिया था? इतना बड़ा आरोप लगा हुआ था, क्यों दे दिया था टिकट? कौन सी योग्यता थी? क्या वो परिवारवाद नहीं था? क्या किसी और अपने कार्यकर्ता को टिकट वहां नहीं दिया जा सकता था? कितने सालों से लोग वहां काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड है, जो कहते हैं कतई नहीं करते। चलिए ठीक। और देखिए 100 ऐसी सीटें थी निशा जी, जिसमें 1000 से कम मार्जिन पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जीते हैं। तो जनता का जनादेश है। बहुत जल्दी ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं, और आगामी समय में ये हर जो भी स्टेट, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, ये हर स्टेट हारने वाले। चलिए ठीक है, अमित जी इसका जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया, तो विपक्ष ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। जिस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर गिनाई गई हैं, चाहे नीट को लेकर हो, चाहे जो किसानों का नाम हटाया गया था उसे लेकर हो, युवाओं को लेकर आगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, किसानों को लेकर आगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले निपुण आलम बयान जी का एक बार मैं रुक करूंगी, वो भी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। निपुण आलम बयान जी, जो मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए गए हैं उन्हें किस तरीके से देख रहे हैं, और कुल मिलाकर सभी चेहरों को किस तरीके से देख रहे हैं, जिन्हें रिपीट किया गया है, जिन्हें शामिल किए गए हैं, या फिर जिन्हें आउट किया गया है? देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो नए चेहरे हम बात करें, मोस्टली तो आप देखें जो बहुत मुख्य मंत्रालय थे वो चेहरे तो रिपीट हुए हैं। जो भी कदावर नेता बीजेपी के हैं वो सब लगभग आपके शामिल हैं। नए चेहरों की बात करें तो मोस्टली आपके घटक दलों से आपको मुख्यतः देखने को मिलेंगे, या एक दो आपको बीजेपी से। मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो इस प्रकार पूरा बांधा है या जो पूरा मंत्रिमंडल बनाया है, तो वो आगामी चुनावों को लेकर, अभी जैसे हम बात करें कि आपका हरियाणा में चुनाव होने वाला है, झारखंड में चुनाव होने वाला है, इसके अलावा महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, इसको भी साधने का प्रयास किया गया है। और साथ ही दक्षिण भारत, जैसे हम देखें कि दक्षिण भारत से काफी अच्छे चेहरे आपको देखने को मिले। इस बार हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का नहीं बल्कि एनडीए का मंत्रिमंडल है, जिसमें घटक दलों को काफी जगह दी गई है। और हम देखें 5 कैबिनेट मंत्रालय तो सीधा सीधा आपको जो घटक दल को मिले हैं, इसके अलावा 6 राज्य मंत्री के पद मिले हैं। तो एक अच्छा खासा प्रभाव, और जो दिख रहा है कि गठबंधन की सरकार है वो हमको देखने को मिल रही है। हाँ, अब ये जरूर है कि एक बार मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तब और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी कि किस मंत्री को क्या मिला है और घटक दलों का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी अभी स्टार्टिंग में किसी प्रकार के दबाव को लेने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि हम देखें जो मुख्य मंत्रालय है, चाहे वो वित्त हो, रक्षा हो, विदेश मंत्रालय हो, इसके अलावा हम बात करें संस्कृति मंत्रालय हो, पर्यटन का मामला बात करें,
शिक्षा की बात करें, इस तरह के जो प्रमुख मंत्रालय हैं वो सब बीजेपी अपने पास रखेगी। और खबर तो ये आ रही है कि स्पीकर का पद भी बीजेपी अपने पास रखेगी। हालांकि आप जानते हैं जो नायडू साहब हैं, उनकी मांग है स्पीकर का पद उनको मिले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीजेपी स्पीकर का पद अभी उनको देगी। तो ये बात रही। अभी मैं प्रखर सिंह जी को सुन रहा था, हाँ। तो पहले तो मैं निशा जी आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इस बार उनकी किसानों की सरकार बनी है, जिसने पहला ही डिसीजन किसानों के लिए किया है। और रही बात अगर कुछ किसानों के नाम रह गए तो टेक्निकल एरर होता है, वो इस बार सुधर जाएगा। दूसरी बात कहा जा रहा है कि सरकार नहीं चलेगी, लंबी नहीं चलेगी। ये वो पार्टी बोल रही है जिनके अंदर इतने नंबर नहीं है कि वो एक विकल्प देश को दे सके। क्या वो सरकार चला पाएंगे? ये वो बात कर रहे हैं कि देश में एक अस्थिरता का वातावरण, यानी कि देश में सरकार दोबारा गिर जाए, ये इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, अस्थिरता का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अंतिम एक बात कहूंगा, युवाओं के लिए कल तो शपथ हुई है और सुबह किसानों के लिए ले ली गई। क्या किसानों को लेकर कांग्रेस के अंदर किसी प्रकार का कोई हमदर्दी नहीं है? क्या किसानों के लिए काम हुआ? इसके लिए तो बधाई देनी चाहिए थी। भाई हमारे प्रभाव से आज कांग्रेस के प्रवक्ता का ये स्टेटमेंट होना चाहिए था कि हमारे दबाव से बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया है। इस प्रकार की बात बोलते तो शायद आप ही के स्टेटमेंट में कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं प्रखर सिंह जी, लेकिन सर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अमित तिवारी जी का एक बार रुक करूंगी। काफी देर से वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी जरा जवाब दे दीजिए। प्रखर सिंह जी ने तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं, नीट, किसानों का जो नाम हटाया गया है उसे लेकर, युवाओं के लिए आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से क्या आप लोग करने वाले हैं, एक बार जरा जवाब दे दीजिए। जी निशा जी, मुझे नहीं पता शुरुआत में आप सुन पाई होंगी या नहीं सुन पाई होंगी, मेरी आवाज़ आ रही थी या नहीं। देखिए, जो मैंने कहा कि इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार बनी है वो मूलतः 4 विषयों पे बनी है। पहला, गुड गवर्नेंस को लेकर, किस तरीके से गुड गवर्नेंस को और सुदृढ़ किया जाए और देश में कानून व्यवस्था को और पुख्ता तरीके से लागू किया जाए। दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर, देश के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में और बेहतर सुधार कैसे लाया जाए उसको लेकर काम करने वाली है। और जनता की भागीदारी, इस सरकार में जनता की जितनी ज्यादा भागीदारी कैसे और सुदृढ़ की जाए, तो इन सारे विषयों को लेकर हम काम करने वाले हैं। अगर आप 125 दिन का जो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि सवा सौ दिन का जो खाका खिंच चुका है, तो उसमें ऑलरेडी काम चिन्हित किए जा चुके हैं। डिफेंस के ऊपर काम करने वाले हैं हम लोग। जिस तरीके से एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशनल बॉडी बनने जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसके लिए विधानसभा, वहां पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा इलेक्शंस के लिए तैयारी करने जा रही है। एजुकेशन पे काम होने जा रहा है, एक न्यू नेशनल एजुकेशन सिस्टम आने वाला है। स्किल बेस्ड को किस तरीके से, जो हम पहले मुद्रा योजना वगैरह के हिसाब से जो भी काम चल रहा था, स्किल अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उन सबको आज 10 साल के बाद रिव्यू करके उनको एक अपर लेवल पर ले जाने वाले हैं। और तीसरी बात, जो ग्लोबल स्टेज पर जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी G7 के समिट में अभी जाने वाले हैं और आने वाले काल में ओलंपिक भी हमारे देश में होने वाला है, तो उन सभी चीजों को लेकर काम होने जा रहा है। जो विपक्ष ने जो बात की, देखिए वो वही बात कर रहा है जो आज तक वो करते आए हैं। क्या आपने कभी भी विपक्ष को ये कहते हुए सुना है कि सरकार ने इन विषयों पे अच्छा काम किया, इन विषयों पर खराब काम किया? नहीं, वो हमेशा हर चीज को क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो उस सारी चीज को, क्रिटिसिज्म को हम एक कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हैं और उस जितने भी क्रिटिसिज्म है उस पर जो भी विपक्ष कर रहा है, आइए संसद में आइए, अपना एक कंट्रीब्यूशन दीजिए, अपना एक सुदृढ़ देश बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन दीजिए और संसद में इसकी बहस कीजिए। लेकिन आप संसद को बाधित करेंगे, आप संसद चलने नहीं देंगे और फिर कहेंगे कि विपक्ष की सुनी नहीं जा रही है या विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है। तो एक तरीके से सरकार को बाधित करने के लिए मेरे को लगता है ये विपक्ष जो है, ये कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का काम नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव विपक्ष का काम कर रहा है। जिसके पास आज तक इतने नंबर नहीं आए कि वो 100 का आंकड़ा भी पार कर सके, वो बात कर रहा है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। अरे भैया, आप अपने नंबर तो लेकर आओ, फिर उसके बाद बात करना सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी। जो बात हुई, बातें तो आपकी तरफ से भी बड़ी बड़ी की गई थी अमित जी, बातें तो आपकी तरफ से भी बड़ी बड़ी की गई थी। जी निशा जी, मैं आपको सुन नहीं पाया। मैं ये कह रही हूँ अमित जी, जो बातें बड़ी बड़ी करने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो बातें तो आपसे भी बड़ी बड़ी की गई थी, आपकी तरफ से भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। क्या हुआ उन बातों का? जी निश्चित तौर पे हमारी तरफ से जो भी बातें की गई थी उन सब पर डिलीवर हुआ है। आप अगर देखेंगे तो आज एक गरीब मानवी के जीवन में उसके पास घर है,
पीने के लिए साफ पानी है, स्वच्छ ईंधन है, चलने के लिए सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सब कुछ पिछले 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। लेकिन अगर कोई उसे देखना ही ना चाहे, अगर अपनी आंख मूंद करके बैठा रहे तो उसके लिए कुछ नहीं। अभी ये अमित मालवीय के लिए कह रहे थे नीट परीक्षा पर बोले ना भाई। प्रखर सिंह जी, क्यों आंख मूंद कर बैठे हैं आप? वो बार-बार पूछ रहे हैं क्यों आंख मूंद कर बैठ जाता है विपक्ष, जब हम अच्छा काम करते हैं तब देखता नहीं है। इसी के साथ अभी शायद आप निपुण आलम बयान जी के भी किसी स्टेटमेंट पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, जो उन्होंने कहा कि किसानों की ऐसा सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपने सीधा सीधा जवाब पूछा। ठीक है अमित जी, आप प्लीज, उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप प्लीज अमित जी डिस्टर्ब तो कर ही रहे थे। बताइए नीट पर क्या करेंगे, नीट पर क्या हुआ, नीट पर कैसे हुआ? ठीक है अमित जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक मिनट अमित जी, प्लीज इस तरीके से एक एक करके प्लीज। करियर के साथ खेला जा रहा है। नीट पर आप क्या बोलना चाहेंगे? एक शब्द आपने नीट परीक्षा पर नहीं बोला। इतनी देर से गोल गोल घुमा रहे हैं, गुड गवर्नेंस और फलाना धमाका। क्यों है नीट पर, क्यों नहीं बोल रहे? नीट पर क्या करने जा रहे हैं आप बताइए? अरे भाई साहब, अभी अमित मालवीय पर जो आरोप लगा उस पर क्या करेंगे आप बताइए? अरे भाई साहब, आपके पास नंबर है, गवर्नेंस का मतलब आपने क्या होता है? किसानों के ऊपर गुड गवर्नेंस का मतलब होता है अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो उस पर अच्छे से रिजल्ट आ जाए। आप लोग भ्रष्टाचार करवाते हैं हर बार। आपके यहाँ कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिस पर एक बार भी एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट आ गया। क्या बातें कर रहे हैं? ऐसा ही क्या आप लोग युवाओं के भविष्य के साथ सिर्फ खेलते हैं। आप लोग अग्निवीर जैसी परीक्षा लाए, अग्निवीर में आपने 25 साल के बच्चे को रिटायर कर देंगे। अरे आप अमित जी जवाब दे दीजिए ना। देखिए आप आंकड़े की बात कर रहे हैं अमित जी, आंकड़ा तो जो कोई भी नहीं छुपाया, आंकड़ा तो कोई भी पार्टी नहीं छुपाई, आंकड़े वाली तो बात ही नहीं आती अमित जी। आंकड़ा तो कोई पार्टी नहीं छुपाई। आप जो सवाल पूछे एक बार जवाब दे दीजिएगा अमित जी, जवाब दे दीजिए। इस तरीके से चिल्लाइए मत प्लीज, शब्द नहीं बोल रहा है, चिल्लाइए मत प्लीज। बताइए नीट पर क्या करेंगे आप सरकार में? बताइए नीट पर। अमित जी अब क्या मुझे बोल, मैं बता दूं? हाँ जी, जवाब देखिए दीजिए, जवाब ठीक है प्रखर सिंह जी, आप डिस्टर्ब नहीं प्लीज। किस तरीके अब ये चिल्ला रहे हैं? अगर आपने प्रश्न पूछा तो जवाब भी तो लेना का प्रयास कीजिए। हाँ जी, अब आप जवाब दीजिए, वो चुप हो गए। ठीक है आप जवाब दीजिए। जी जी जी। इन्होंने कहा किसानों का इतने किसानों का नाम अरे है। मैं नीट क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? नीट पर किसान क्या, नीट बताइए कितना अभी ये गोल पोस्ट नीट पर। अब फिर भैया आपने नहीं, नीट पर फिर भागने लगे आप। यही है आपकी बात, जब आप काम नहीं कर पाते हैं तो गोल गोल घुमा के भागने लगते हैं। और इस बार भागने नहीं देंगे। इस बार संसद में आपसे सवाल पूछा जाएगा, इस बार आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको ऐसे भागने नहीं देंगे। नीट पर जवाब दीजिए, बच्चों के भविष्य पर जवाब दीजिए। ठीक है अमित जी, नीट पर दे दीजिए ना जवाब, चुप कर दीजिए, उनका मुंह चुप करा दीजिए। नीट पर जवाब दे दीजिए प्लीज। नीट पर जो जवाब है वो तो सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है। जिस तरीके से देखिए जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जिस तरीके से पेपर लीक इस बार हुआ क्या है, जवाब दिया? उस पर काम हो रहा है। अरे भाई बात सरकार ने क्या जवाब दिया है नीट पर बताइए? आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे? प्रखर जी आप सुन सुनेंगे लीजिए। नहीं सुनेंगे? अगर नहीं ये घुमा रहे हैं निशा जी, ये घुमा रहे हैं। एक मिनट में कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा प्लीज। एक मिनट कंप्लीट कर बंद करके ये बैठे रहेंगे तो उनको कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। मैं पहले ही बता रहा हूं। आंख बंद करके तो आप नहीं बैठे हैं, आपने युवाओं के लिए आंख मूंद दी है। चलिए ठीक है, निपुण आलम बयान जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, क्या कहेंगे? जी निशा जी, मैं एक बात कहूंगा, प्रखर सिंह जी मुझे लगता है कि न्यूज वगैरह नहीं देखते हैं। इनको ये नहीं पता कि एक कमेटी बना दी गई है कि जो भी इस प्रकार के मामले आए हैं, जो भी प्रश्न उठाए गए हैं, उसकी जांच के लिए कमेटी बन चुकी है। ये 3 दिन पुराना रिकॉर्ड है। इन्होंने कल और परसों की कोई न्यूज नहीं पढ़ी है। पढ़े होते शायद इस प्रकार का नीट का मुद्दा ना उठाते। नहीं देखिए मामला आया, मामले प्रखर जी आप जब बोल रहे थे बोल रहे थे तो बीजेपी उन्होंने आपको प्रखर जी सुनना सीखिए, प्रखर जी सुनना सीखिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ प्रखर जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुनना सीखिए, थोड़ा सा सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रखर जी इस तरीके से प्रखर जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ सर, एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। आपके झूठ से हम डरने वाले नहीं हैं, हम जनता की आवाज हम बोलेंगे। लोकतंत्र की पहली शर्त है प्रखर जी, लोकतंत्र बचाओ, प्रखर जी लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, प्रखर जी लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, प्रखर जी लोकतंत्र संविधान बचाओ, प्रखर जी एक मिनट, प्रखर जी एक बार सुन लीजिए सर। प्रखर जी लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, प्रखर जी लोकतंत्र, प्रखर जी इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगा। प्रखर जी आवाज मिल रही है आपको, इस तरीके से मत कीजिए। लोकतंत्र नहीं, प्रखर जी एक मिनट बयान जी, एक मिनट बयान जी प्लीज, इस तरीके से
लोकतंत्र बिना चीटिंग के प्रखर जी मुझे मजबूरन आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, प्लीज इस तरीके से मत चिल्लाइए प्लीज। सवाल नहीं पूछे। प्रखर जी प्रखर जी एक मिनट सर, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। निपुण आलम बयान जी रखिए अपनी बात। निशा जी, मैं बोल रहा था, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि विपक्ष को जो लोकतंत्र बचाने की बात करता है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र की पहली शर्त है कि भारत का कोई भी, चाहे छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, हम छोटे आदमी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमें भी बोलने का अधिकार दिया करें, बीच में ना बोला करें। और आपको जो आरोप लगाने, आपके यही आरोप लगते हैं, हमें मीडिया का कहेंगे, मोदी का कहेंगे, ये आरोप लगा दीजिए, मना नहीं कर, लेकिन बोलने तो दीजिए प्लीज, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि एनटीए ने कमेटी बना दी गई है, जिन बच्चों के मामले आए हैं उसके लिए जांच समिति बन चुकी है, उसका वेट कर लेते हैं, फिर नीट पर बात उठा लेंगे। नीट में मामला गड़बड़ हुई है, इसको कौन नकार रहा है, लेकिन जांच होने के बाद क्लियर हो जाएगा। आज तो कम से कम इनको इस बात का स्वागत करना चाहिए था कि मोदी जी ने हमारे दबाव में ये बात बोलते तो मुझे लगता है हम सीरियसली लेते। हाँ, कांग्रेस एक सकारात्मक राजनीति कर रही है, सरकार पर एक दबाव डाले और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका। एक बात तो मैं कांग्रेस को, मैं प्रखर जी को बधाई भी दूंगा कि इनके इतने प्रयास के माध्यम से इस बार हमको 10 साल बाद लोकसभा में मजबूत विपक्ष मिलेगा और विपक्ष का नेता मिलेगा। अब तक तो हमें नेता नहीं मिलता था, कांग्रेस ने जम के लड़ाई लड़ी है और एक अच्छा विपक्ष बने। थोड़ा सा पोस्ट की बात करें। दूसरी बात जो कर रहे थे युवाओं के लिए, अभी देखो तो सही, कल शपथ हुई है, आज सुबह किसानों के लिए आ गया, 100 दिन का एजेंडा तैयार है, 100 दिन के बाद देखेंगे। मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन झूठ की राजनीति हो चुका, चुनाव में बहुत झूठ सच बोला गया, आ गया 1-1 लाख रुपया देंगे, महिलाएं पहुंच गई थी लखनऊ, भैया 1-1 लाख रुपए कहा था राहुल गांधी जी ने, अब दीजिए, तो झूठ का पुलिंदा खुल जाता है। लेकिन मजबूत विपक्ष की तरह आप बहुत अच्छे से विपक्ष से आए हैं, संभावना बनती है आपके भविष्य में, और किसानों के मुद्दे पे सेंसिटिव रही है। हरियाणा का चुनाव है, 5 क्या जीती है, आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। अगर थोड़ा संजीदा बात करेंगे, आरोप प्रतिरोध तरीके से लगाएंगे, फायदा होगा आपको। ठीक है प्रखर जी, धन्यवाद आपके ज्ञान के लिए। ऐसा है, किसानों की जब शहादत हुई थी ना, इतने सारे किसानों की, और ये सरकार 3 काले कानून लाई थी, तो मुझे लगता है उस समय कितना क्या किसानों पर क्वेश्चन किया गया था, किसानों को क्या क्या नहीं बोला गया था। इसी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और इनके नेताओं ने बोला था, तो किसानों की बातें इनके मुंह से हवाला दीजिए ना। दूसरी चीज, कांग्रेस ठीक है, एक बात कर रही है, स्वामीनाथन आयोग में कितने तरीके के फॉर्मूले सुझाए गए थे वो आपको पता भी है? अरे प्रखर जी, ये बताइए ना, स्वामीनाथन आयोग में 3 फॉर्मूले सुझाए गए थे, तीनों का बारे में आपको पता भी है? सड़क पर नहीं बैठा था, तो क्या अरे स्वामीनाथन प्रखर जी रिपोर्ट की बताइए बात तो। करिए, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। इतना जो लोग आपने ना रिपोर्ट 3 पढ़ते काले हैं, कानून जो क्यों लोग लाए ना थे? जानते हैं, 3 जो काले लोग ना कानून आंकड़ा क्यों लाए रखते थे? हैं, वो आकर यहाँ पर बहस करते हैं। इनसे अगर पूछ लिया जाए कि स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट में जो 3 फॉर्मूले थे, वो 3 फॉर्मूले बता दे तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। वो 3 फॉर्मूले तक तो इनको पता नहीं है। किस तरीके से इन्होंने महिलाओं को धोखा दिया, अपने चुनाव में 1-1 लाख रुपए के लिए सबको लाइन पे खड़ा कर दिया। आज वो महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर में जाती हैं, इनके ऑफिस में चलिए ठीक है अमित जी, ठीक है, 1 मिनट। प्रखर जी, एक सवाल बार बार उठ रहा है, प्रखर जी जरा जवाब दीजिए इस सवाल का। 1-1 लाख रुपए के लिए जो महिलाएं आपकी कांग्रेस कार्यालयों के बाहर लगी, जरा इस पर भी जवाब दे दीजिए एक बार। हम सरकार में आते बिल्कुल देते, हम सरकार अगर बनाते तो जो मुद्दे हैं, जो भी वादे हैं पूरे करते। हम जब सरकार में आए, हमने अपने वादे पूरे किए। मतलब झूठ बोला आपने महिलाओं को बरगलाने का काम किया, उनको ये कहने का काम किया कि आपको 8,000 रुपए मिलेंगे वोट देने के लिए दिया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव में जाती है, 450 रुपए का सिलेंडर बोल के आई थी, अभी तक नहीं दिया। प्रखर जी, आपके झूठ के पुलिंदे में अब ज्यादा दम नहीं है। आपने झूठ बोला है, इसको स्वीकार कीजिए और जनता से माफी मांगिए। जो सरकार चल रही है, जनता ने एक बार जवाब दिया है, और आने वाले समय में इनकी सरकार चलने वाली नहीं है। इनकी सरकार नहीं बनेगी। किसानों के साथ, जवानों के साथ और महिलाओं के साथ, तीनों के साथ धोखा चलिए ठीक है, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगी क्योंकि समय मुझे इतनी इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हासिल होता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी